नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बात करने भारत में उच्च शिक्षा की। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम 3 पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 यानी आज़ादी से पहले के बारे में जो भी योजनाएं होती हैं उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्तों, पार्ट 2 का भी जो फर्स्ट पार्ट है यानी ए पार्ट है उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 के बी पार्ट को पढ़ने, यानी कोठारी आयोग से लेकर सन 2019 तक जो नीतियां बनती हैं उसके बारे में, शिक्षा से संबंधित हम उसके बारे में जा रहे हैं जानकारी लेने। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो ए पार्ट है वो आपको पहले ही समझ आ चुका होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, इससे संबंधित जो भी जानकारी यानी आपको पीछे की वीडियोस देखनी या फिर आगे की वीडियोस देखनी है तो उसके बारे में आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम हायर एजुकेशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का पढ़ रहे थे कि आज़ादी के बाद में क्या क्या एकेडमिक के क्षेत्र में क्या क्या विकास होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे रिपोर्ट्स और आयोग को हमने पढ़ा था। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट जो बिफोर इंडिपेंडेंस पहले कंप्लीट कर लिया था। हम आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के भी पार्ट 2 को हमने पढ़ लिया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस को मैंने 2 खंड में बांटा है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 में हमने अंतिम जो है कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स। तो कोठारी आयोग को आपको भूलना एकदम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं कोठारी आयोग के आगे पढ़ने, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन एक बार करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप ज़रा देख लीजिए इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये बिफोर और आफ्टर है, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भावनात्मक एकता आयोग, कोठारी आयोग, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे त्रिभाषी सूत्री आयोग और 10+2+3 शिक्षा पद्धति, आचार्य राममूर्ति की समिति, गढ़नाम समिति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं उसके बारे में, लिंग 2 समिति के बारे में पढ़ेंगे, सैम पित्रोदा के बारे में पढ़ेंगे, वर्धा शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर अनिल कडोरकर समिति के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सुलभता के लिए मैंने उनको चीज़ों को उठाया है और जो काम की चीज़ें उसको वहीं अंडरलाइन कर दी। लेकिन आपको उससे ज़्यादा कहीं कुछ पढ़ना है तो बाकी स्लाइड में सारी चीज़ें आप उसको पढ़ लेना, अन्यथा इंटरनेट है, बुक्स है और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ लेना। आगे है एक और है TRS सुब्रमण्यम है, सन 2016 में, ठीक है। और ये जो अंतिम है NEP सन 2019, ठीक है। ये निशंक पोखरियाल जी ने दिया है, वो जो वर्तमान में मानव संसाधन मंत्रालय मंत्री हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें हमने पढ़ ली है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। कोठारी आयोग, हाँ ये पढ़ लिया। जो कुछ सुझाव दिए हैं वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ से पढ़ने, यहाँ से पार्ट 3 शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए त्रिभाषा सूत्री क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ कि वर्ष सन 1966 में प्रकाशित कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1960 में भारत सरकार ने त्रिभाषा सूत्री की घोषणा की। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा और गैर हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण की भाषा की सिफारिश की गई है। यानी कि सिलेबस में 3 प्रकार की भाषाएं हुआ करेंगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सिंधी, हिंदी इंग्लिश मराठी, हिंदी इंग्लिश कन्नड़, मलयालम आदि ढेर सारी चीज़ें जो है वो 3 भाषाई सूत्री है। ये कोठारी आयोग की अनुशंसा पे ही इसको आगे चालू किया गया था। 10+2+3 1972 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देशकों के सम्मेलन में अपनाया। इसके कुछ ही दिनों बाद शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने इस पद्धति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया। दोस्तों, पढ़ लेना है, सब चीज़ें पता है सबको। थोड़ी सी और बातें बता। लिंग 2 समिति सन 2006, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो काम की चीज़ है वो मैंने यहाँ पे आपको ब्लू कलर में, क्या बोलते हैं इसको, वायलेट कलर में आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति को बाहुबल और धन से मुक्ति के बारे में ये
ये समिति आई है। मैं फिर भी मैं पूरा पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सन 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिंग 2 समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार, छात्र राजनीति को बाहुबल और धन से मुक्ति दिलाना था। इस समिति के सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सैम पित्रोदा समिति। सैम पित्रोदा के बारे में आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में थे ये, जब अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव था उस समय उनको लेकर के लोग ऐसे मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, हुआ तो हुआ करके, तो बहुत फेमस उनके मीम्स बने थे, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ करके। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनके जो अच्छे काम हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सन 2006 में भारत सरकार ने सैम पित्रोदा समिति की स्थापना की है। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इस समिति में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। वैश्वीकरण और नई अर्थव्यवस्था के अनुसार अनुशासनिक एवं व्यावसायिक लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। देश में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दी जाए। सन 2005 में विश्वविद्यालय की कुछ संख्या 1500 तक करना तथा विश्वविद्यालयों पर से विश्व महाविद्यालयों की अधिकता को कम करना। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। इन्होंने कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट बहुत है, वो क्या है कि उन्होंने एक बात ये बोली है कि जो भारत के विश्वविद्यालय हैं उसमें जो विदेशी भाषा है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, और भारत में विदेशी ज्ञान विज्ञान में फैले, विदेशी बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी जो ब्रांचेज है वो भी भारत में आए, उनकी फ्रेंचाइजीज़ आए, विदेशी भाषा भारत में है। इससे क्या होगा कि एक जो ग्लोबल क्या बोलते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है ना, उसमें भारत की जो सहभागिता है वो बढ़ेगी। जब हम बीबीए करेंगे, जब हम एमबीए करेंगे, हमारे यहाँ के लोग, जब हमारे यहाँ के लोग हायर एजुकेशन चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन को पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि रोज़गार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ये थोड़ा ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना मित्रों, ये जो टेक्स्ट है, देश में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दी है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। उन्होंने क्या, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा संबंधित संसाधन के विवरण के माध्यम से निर्धारण और सामरिक रैंकिंग को प्राप्त किया जा सके। सन 2006 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% खर्च होता है। इसे बढ़ाकर 6 किया जाए। उच्च शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5 खर्च होना चाहिए। ठीक है, कहाँ 1% से भी कम है, कहाँ 6% की इन्होंने बात की। उच्च शिक्षा के गिरने स्तर को रोकने तथा विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा राजनीति में नहीं जाना है, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा क्यों है, सैम पित्रोदा जो है ऐसे समिति लेकर क्यों आए हैं। असल में क्या होता है, भारत में जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें ढेर सारे जो रिसर्च पेपर हैं वो फेक होते हैं, वो नकली होते हैं। यानी कि रिसर्च पेपर्स क्या करते हैं कि लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सीधे उनका रिसर्च उठाया और उसको अपने नाम कर दिया। तो इस प्रकार की धांधली ना बहुत ज़्यादा होती है भारत में। तो कहीं ना कहीं ये जो गुणवत्ता है ना उसका ह्रास है। ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ढेर सारे कॉलेजेस बन गए, ढेर सारे प्राइवेट कॉलेज बन गए हैं, और ये ढेर सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी होने। तो रिसर्च पेपर तो बहुत छप रहे हैं, बहुत ढेर सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसका मूल्यांकन करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत बढ़िया काम नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी नाराज़गी है। मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक भूतपूर्व वीसी थे, वो भी जेल गए, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में जब वो पीएचडी करे तो उन्होंने दूसरे व्यक्ति का पूरा रिसर्च पेपर ही कॉपी पेस्ट कर लिया था, यानी अपने नाम कर लिया था। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है उसका ह्रास है भारत में रिसर्च पेपर को लेकर के। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अगला जो है उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार समिति। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा के साथ में जो भवन हैं, जो क्लासरूम है, वो भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। बच्चे को पीने के लिए स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए, वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए। आगे चलते थोड़ा सा पढ़ते हैं। सन 2002 में सरकार के उच्च शिक्षा
को व्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविद और यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार समिति की स्थापना की गई। इस समिति को यशपाल समिति भी कहते हैं। इस समिति में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की गई। दोस्तों याद होगा यशपाल के बारे में, यशपाल समिति जो है इसमें भी है, यानी किसमें, उच्च शिक्षा समिति में भी। इसके अलावा एनसीएफ भी यशपाल की अध्यक्षता में दिया गया है। मैं ठीक हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। इस समिति को यशपाल समिति भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यूजीसी और एआईसीटीई जैसे उच्च शिक्षा नियामकों यानी रेगुलेटरीज जो हैं, रेगुलेटर्स को भंग कर एक उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान प्रयोग नेशनल कमीशन फॉर द हायर एजुकेशन रिसर्च NCHER की स्थापना की जानी चाहिए। यूजीसी पर ये बात बोलते हैं। एक चीज़ और है कि सन 2009 में ये जो उच्च शिक्षा नवीकरण यशपाल समिति है, वह यह बात बोलती है कि यूजीसी और एक सेकंड कुछ नहीं, क्या कहा है, विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा हो कि यहाँ कृषि, समाजशास्त्र, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन जैसे सभी विषयों को पढ़ाया जा सके। इससे कि इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग से संस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक न हो। विश्वविद्यालय में कॉलेजों की संख्या कम हो। डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करने के लिए एक समिति प्रक्रिया हो जिसमें से ऐसे विश्वविद्यालयों को खोलने पर रोक लगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी कई प्रकार की जो यूनिवर्सिटी, उनके खोल जाने से क्या होता है, गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। आगे चलते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति देने में सावधानी हो। बिल्कुल, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई है। भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और IIM को विश्वविद्यालय के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रस्तुत किए गए ग्रेजुएट रिकॉर्ड पद्धति के आधार पर IIT और IIM प्रवेश होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यशपाल समिति में, ये आपको याद होना चाहिए। स्नातक, ठीक है, स्नातक डिग्री और बहु अनुशासनिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्नातक डिग्री यानी कि BA तक तो बच्चा पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो बहु अनुशासनिक पाठ्यक्रम है, एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं दोस्तों मेटा डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। इसका मतलब ये होता है कि एक कहावत है ना, जैक इज़ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। जैक इज़ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि जो बच्चा है उसको कुछ सभी चीज़ें कुछ न कुछ उसको आती हों, ताकि यदि वो एक किसी फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए अवसरों और भी अवसर के द्वार खुले हों। आगे चलते हैं। डॉक्टर अनिल कोकण समिति सन 2011, इसमें बहुत कुछ जानने को नहीं है दोस्तों। प्रत्येक संस्था में अनुसंधान के लिए 2% बजट निर्धारित किया जाना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। KB पवार समिति सन 2012 में यूजीसी के KB पवार समिति की स्थापना की है। उच्च शिक्षा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 4 मॉडल दिए हैं। दोस्तों जो थोड़ा पहले समितियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो ये बात बोलते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको कम होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा पीछे पढ़ता हूँ। जैसे हाँ, ये कौन थे, उच्च शिक्षा, हाँ, उच्च शिक्षा नवीकरण, इसमें ये ढेर सारी बातें बताई गई। यशपाल समिति जो है वह ये बात बता रही है कि नहीं, जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उनके ऊपर एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। वहीं जो BK पवार समिति है वो ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन है, इनकी जो भागीदारी है गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बढ़नी चाहिए। अभी आजकल आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे, तो जब भी यूजीसी कोई मीटिंग होती है तो जितने सरकारी कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, उसके साथ में लवली यूनिवर्सिटी, पूजा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की जितनी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसमें भी लोगों की भागीदारियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि यूजीसी की जो मीटिंग हो रही है उसमें वो लोग भी आजकल शामिल हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 4 मॉडल दिए हैं। 4 मॉडल हैं, वो आपके काम के नहीं, मैं थोड़ी सी बातें पढ़ देता हूँ बस केवल। स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, मैंने सब कुछ लिख दिया, आप उसको नोट कर लेना। क्या बोलते हैं, मैं ज़रा ये पढ़ देता हूँ। आधारभूत ढांचा मॉडल, इसमें निजी क्षेत्र में आधारभूत ढांचे में निवेश करता है, जबकि सरकार संचालन और प्रबंधन का कार्य करती है एवं निवेश के बदले में निवेश को सरकार वार्षिक भुगतान करती है। जबकि सरकार संचालन, ये बोल क्या रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी बने, कोई कॉलेज बने, और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो प्राइवेट संस्था वो लोगों बच्चों को पढ़ाए, उसके बदले में क्या करे, जो गवर्नमेंट है वो उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को फंड प्रदान करे। तो इससे सरकार का काम आसान हो जाएगा और लोगों का भी काम आसान हो जाएगा। आगे दूसरा और तीसरा मॉडल आप पढ़ लेना, काम की चीज़ें नहीं इसमें। दूसरे तीसरे मॉडल में बता रहे हैं कि सरकार को और प्राइवेट को मिलकर काम करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। TRS सुब्रमण्यम समिति नई शिक्षा नीति NPC के विकास में अक्टूबर सन 2015 में TRS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 7 मई सन 2016 को सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में एक शिक्षा नीति का प्रस्ताव है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान कर रहा है। प्रस्तावित नीति में विशेष संक्षेप में निम्नलिखित है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक उद्देश्य है बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम सन 2009 में संशोधन ताकि निजी और सरकारी स्कूलों को मान्यता के लिए समान मानदंड हो। विद्यालय परीक्षा सुधार पारस्परिक एवं अंग योजना के बजाय स्केल किए गए स्कोर और प्रतिशत का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रबंधन एवं स्वायत्तता शिक्षण बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ITC का प्रयोग किया जाना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों इसमें 2 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये RTE है, शिक्षा का अधिकार है, ये आप याद कर लेना एक बार कि प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उसमें एक जैसा मापदंड होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ITC को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जो नवीन जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसके अंतर्गत ITC यानी कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है और हर जगह उसको पढ़ाया जा रहा है, उसकी बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये इस प्रकार की अनुशंसाएं, एक सेकेंड, ठीक है, TR सुब्रमण्यम समिति में है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ है मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसमें ये जो राइट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन। दूसरा जो ITC है यानी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन को जो ऐड किया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में भी इन्होंने बात की है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक प्रारूप तैयार किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्वजनिक करते हुए उस पर लोगों के मंतव्य मांगे हैं। इसके लिए समय सीमा 15 अगस्त सन 2019 रखी थी। क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोला मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे हाईलाइट है दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें नहीं हैं। प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप के मुख्य कुछ तथ्य 1986 से बाद में पहली बार यह व्यापक शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह नीति 4 नियमों पर रखी गई है: उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और उत्तरदायित्व। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए सन 2025 तक उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में
भी की जाए, क्योंकि वहाँ बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मिड डे मील की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। जो बच्चे 3 वर्ष से कम होंगे उनके परिवार को भी विद्यालय और आंगनवाड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 2025 तक सभी बच्चों की उम्र के अनुसार साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों और उपायों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। शैक्षणिक पढ़ाई के साथ ही व्यावसायिक पढ़ाई की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसी परीक्षा पद्धति बनाई जाएगी जिसमें तनाव से मुक्त होकर सही ज्ञान पा सकेंगे बच्चे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में लक्ष्य रखा गया है कि 3 से 18 वर्ष के बीच में सभी बच्चों को सन 2030 तक विद्यालय की शिक्षा नीति, इसके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम दायरा स्कूल पूर्व शिक्षा में 12वीं तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो शिक्षा के अधिकार में आएंगे। अभी तक 16 वर्ष तक था मित्रों, तो अब 18 वर्ष तक इसको कर दिया जाएगा। अच्छे शिक्षक तैयार हों इसके लिए 4 वर्षों तक एक कठोर प्रशिक्षण शिक्षकों को उसके अपने विषय के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों मैं थोड़ा सा पीछे बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना कि अभी पोखरियाल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो टीचर है ना, टीचर के जो टीचिंग के जो एग्ज़ाम हुआ करेंगे अब से शिक्षकों की भर्ती के लिए, वो थोड़े मुश्किल हुआ करेंगे। उनको कई पड़ावों से गुजरना पड़ेगा। यानी वो भी क्या प्री देंगे, मेंस देंगे, टायर 1 टायर 2 जिसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद उनका भी इंटरव्यू होगा, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो संस्थान को जाएगा, फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद वो परमानेंट होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होगा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को निखारना है। उसके बाद लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं और उसकी जो सैलरी उसमें उनको बढ़ोतरी मिलेगी। पोखरियाल जी ने ये बात बताई कि जो शिक्षक होगा अब उसके लिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं आवास की भी व्यवस्था वो करेंगे। यानी जहाँ पे स्कूल होगा उसके दायरे में ही, बहुत दूर उसको नहीं जाना पड़ेगा, उसके 1-2-3 किलोमीटर के आसपास में ही उसको आवास भी मिलेगा। किसको? शिक्षक को आवास मिलेगा। तो इस प्रकार की ढेर सारी उन्होंने बातें बताई हैं कठोर प्रशिक्षण की। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, कब तक ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। अच्छा, कुछ बातें और उन्होंने हायर एजुकेशन से संबंधित बताई है। उच्च शिक्षा के संस्थानों को 3 प्रकार के होंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में क्या है मैं भी बता देता हूँ कि वे विश्वविद्यालय होंगे जिसमें मुख्य शोध पर ध्यान देंगे, परंतु स्नातक से लेकर के PhD तक की पढ़ाई भी साथ साथ चलेगी। दूसरी है विश्वविद्यालय में दूसरे टाइप के विश्वविद्यालय आएंगे जिसका मुख्य ध्यान पढ़ाई पर होगा, वहाँ साथ साथ शोध कार्य भी होंगे 2। तीसरा है कि महाविद्यालय आएंगे जहाँ पे स्नातक की पढ़ाई होगी। दोस्तों अब मैं एक एक करके बताता हूँ। टाइप 3 वो हैं जहाँ पे केवल पढ़ाई करवाई जाएगी कॉलेज विद्यार्थियों की, लेकिन वहाँ पे कोई शोध नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि कॉलेज में जो बच्चा पढ़ेगा उसका जो प्रोफेसर है वो उसको अपने अंडर में PhD नहीं करा पाएगा। अब उसमें है टाइप 2 और टाइप 3। जैसे कैंपस है, कैंपस में बच्चा क्या कर रहा है, जैसे JNU है या DU है या फिर जामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसमें क्या है कि शोधार्थी हैं, वहाँ पे MPhil PhD क्लास चलती है। उनकी प्राथमिकता होती है शोध प्रस्तुत करना, रिसर्च डेवलपमेंट को प्रस्तुत करना। ये है टाइप 1। और टाइप 2 में क्या है कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना है, और दूसरा जो नंबर है वो है कि यहाँ पे शोध प्रस्तुत करवाना है। जैसे यदि आप कभी देखोगे लवली यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, 2-4 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, MIT यूनिवर्सिटी है, तो उनका उद्देश्य पढ़ाना, पहले पढ़ाना फिर शोध करवाना। कुछ और संस्थाएं हैं ये आपके काम की नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अन्य संस्थाएं सिफारिशें जो कि निम्नलिखित है। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाएं जो ऐसी बातें करते हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संवर्धन प्रबंधन अधिनियम मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करेगा, जो उच्च शिक्षा में व्यक्तिगत और नियमों को नियंत्रित करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की मौजूदा मान्यता
निकायों को मान्यता देगा और प्रत्यायन के लिए मानक निर्धारित करेगा। और ढेर सारे लोग ढेर सारी बातें दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि नई नई संस्थाएं बनेंगी, उनके ढेर सारे पहलू हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये एकदम काम का नहीं है। पीछे वाला आप पढ़ लेना, सन 2019 वाला एक बार पढ़ लेना। अलग अलग प्रकार की नई नई सिफारिशें आ रही हैं कि जैसे जो यूजीसी का काम है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। यूजीसी जो है अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है, उसको दिक्कतें हो रही हैं, तो उसकी परीक्षाओं का अचल कहीं एनटीए ले रहा है, कहीं सीबीएसई ले रही है। तो ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। आप इसको करंट अफेयर की किताबों में पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो भी मुझे बात बतानी थी वो मैंने आपको एकदम अच्छे से बताई है। पिछले की जितनी भी चीज़ें सब महत्वपूर्ण है, मैंने इसको अच्छे से अंडरलाइन भी किया है। मैं आपको ये बात और बता दूँ दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार और भी आपके पास कोई सोर्स हो तो उसको भी आप पढ़ लेना। मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपको पीछे की वीडियोस चाहिए होंगी तो आपको आपको नीचे सब्सक्राइबर बॉक्स में आपको क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।